Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th of March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming SGPGI and AIMS NORCET exam. Our first question is phagocytosis is considered as a against infection. फैगोसाइटोसिस प्रोसेस किस लेवल का डिफेंस है ये आपको बताना है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस किसे मानते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस का मतलब है हमारे शरीर का वह पहला सुरक्षा कवच जो कि किसी भी डिजीज कॉजिंग फैक्टर को शरीर में एंट्री लेने से रोकता है। इसे हम आउटसाइड डिफेंस सिस्टम के रूप में जानते हैं। इट इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस के अंदर फिजिकल और केमिकल बैरियर्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि बॉडी में इन्फेक्शन की एंट्री को रोकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्किन, टीयर, म्यूकस, सीलिया, स्टमक एसिड, डब्ल्यूबीसी, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स, ये सभी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। इट इंक्लूड्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड फैगोसाइटोसिस। बॉडी की सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस में बॉडी की सेकेंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस उस समय एक्टिवेट होती है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट बॉडी लाइन डिफेंस को तोड़ता हुआ शरीर के अंदर एंट्री ले ले। इस समय इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमारी सेकेंड जो सेना है, सेकेंड डिफेंस है, वो एक्टिवेट होती है और यहाँ पर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। It acts when first body defense fail, harmful microorganisms enter into the body. Phagocytosis process के बारे में अगर आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं, phagocytosis वह प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर के अंदर एंटर हुए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज। अगर किसी क्लाइंट के ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? एपनिया, साइनोसिस, एनॉक्सिया, एनॉक्सीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एनॉक्सीमिया। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टर्म्स हैं दो, इनके बारे में आपको ज़रूर अच्छे से याद करना चाहिए। एग्ज़ाम में इन्हें प्रीवियसली पूछा गया है और हमेशा ये कंफ्यूज भी करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनॉक्सिया क्या होता है। एनॉक्सिया टर्म को हम हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ गौर करिएगा, एनॉक्सिया को हम हाइपोक्सिया टर्म भी कहते हैं और इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड टिश्यू। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप इसे हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी बहते हुए खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये कंडीशन एनॉक्सीमिया कहलाती है। इसे आप हाइपोक्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, किसी भी शब्द के पीछे अगर ईमिया लग जाता है तो इसका मतलब होता है ब्लड से संबंधित। तो याद रखिएगा, एनॉक्सीमिया या हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी, जबकि एनॉक्सिया या हाइपोक्सिया का मतलब होता है
बॉडी टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर ब्लड की, ऑक्सीजन की कमी। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर स्किन ब्लू हो जाए, नीली पड़ जाए, तो ये कंडीशन साइनोसिस है। एपनिया का मतलब होता है लैक ऑफ रेस्पिरेशन, यानी पर्सन अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो ये कंडीशन एपनिया के नाम से जानी जाती है। ये बेसिक सी टर्म है, अपकमिंग एसजीपीजीआई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेग्यूमेट्री सिस्टम इंक्लूड्स विच ऑर्गन? इनमें से इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में किस ऑर्गन को इंक्लूड किया जाता है? लीवर, स्किन, हार्ट, रेक्टम। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में स्किन को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी? हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट वेन, बड़ी वेन कौन सी होती है? सेरिब्रल वेन, इंफीरियर वेना कावा, femoral vein, superior vena cava। The right answer is option B, inferior vena cava। यहाँ पर गौर करिएगा, लार्जेस्ट वेन आपसे पूछी जा रही है। लार्जेस्ट वेन यानी कि शरीर में आकार में सबसे बड़ी वेन जो है वो इंफीरियर वेना कावा होती है। इंफीरियर वेना कावा हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के राइट एट्रियम तक लेकर आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है तो आप क्या बताएंगे? लार्जेस्ट वेन तो आपने बता दी, इंफीरियर वेना कावा। अब लॉन्गेस्ट वेन बता दीजिए। यस, इट इज ग्रेट सिफेनियस वेन। हमारे शरीर की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट वेन का नाम है ग्रेट सिफेनियस वेन। ग्रेट सिफेनियस वेन। और लार्जेस्ट वेन है इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन इज? अगर किसी क्लाइंट को रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन लगाना है तो इसके लिए कितनी डोज एडमिनिस्टर करनी होगी? 1 ml IM, 0.5 ml IM, 1.5 ml IM या फिर 0.75 ml IM? The right answer is option A, 1 ml IM। याद रखिएगा, रेबीज के अगेंस्ट दिए जाने वाले वैक्सीन की डोज होती है 1 ml। आप चाहें तो ये चीज नोट कर सकते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन, इसे आप शॉर्ट में ARV लिखते हैं। इस वैक्सीन की यदि आपसे डोज पूछी जाए तो आप बताएंगे 1 ml। और अगर इसका रूट आपसे पूछा जाए तो इसे इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। और अगर इस वैक्सीन के शेड्यूल के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसके शेड्यूल के बारे में आप लिख सकते हैं टोटल 6 डोजेस लगाई जाती हैं। टोटल 6 डोज लगाई जाती हैं। और कब कब लगाई जाती हैं तो आप बता सकते हैं 0 डे पर, 3rd डे पर, 7th डे पर, 14th डे पर, 28th डे पर, और उसके बाद में लास्ट डोज जो है 90 डे पर लगाई जाती है। इस तरह से कुल 6 डोजेज लगाई जाती हैं, 0, 3, 7, 14, 28 एंड 90 डेज पर।
और इसके अलावा ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इसे डाइल्यूट करने के लिए स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेराइल वाटर एआरवी वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, कभी भी किसी पर्सन को यदि डॉग बाइट होती है तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट एड है वो ये रहेगा कि जिस जगह पर डॉग ने बाइट किया है उस एरिया को वाटर और सोप से कम 15 मिनट तक लगातार हमें क्लीन करना है। पानी और साबुन से उस घाव को लगातार 15 मिनट तक साफ करना है। 15 मिनट तक रनिंग वाटर के नीचे इसे क्लीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज breastfeeding is not recommended for mothers who have। इनमें से किन मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए? हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, एचआईवी। यस एग्जैक्टली। जिन मदर्स को एचआईवी कंडीशन है और हेपेटाइटिस बी कंडीशन है वो कभी भी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क से इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी both are contraindicated conditions in which a mother cannot breastfeed their child. Next question is non-steroidal or non-hormonal oral contraceptives available under RMNCH plus A program are। RMNCH plus A program में नॉन स्टीरॉयडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी अवेलेबल होती है? ऑप्शन ए सेंटोक्रोमेन एंड सहेली, डीएमपीए एंड नेटईएन, छाया एंड डंपा, सहेली एंड नेटन। RMNCH प्लस ए प्रोग्राम का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो नॉन स्टीरॉयडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दी जाती हैं वो है सेंटोक्रोमेन, जिसे आप छाया कहते हैं, सहेली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स। इनमें से इन्फेंट्स को कौन सी फीडिंग प्रॉब्लम होती है? चॉकिंग, हिकअप्स, एस्पायरेशन, रीगर्गिटेशन। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में अक्सर देखी जाने वाली फीडिंग प्रॉब्लम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस डायग्राम में देखिएगा, ये ईसोफेगस है, ये बच्चे का स्टमक है और ये आगे ड्यूडेनम वाला पार्ट है। बच्चे द्वारा जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग की गई तो ब्रेस्ट मिल्क यहाँ से स्टमक के अंदर आकर इकट्ठा होने लगा। अब कुछ समय बाद अगर ये ब्रेस्ट मिल्क स्टमक से वापस ऊपर ईसोफेगस और माउथ की तरफ मूव करे, यानी फूड का बैकवर्ड मूवमेंट होने लगे, तो इस कंडीशन को हम रिगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं और ये इन्फेंट में होने वाली एक कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। याद रखिएगा, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टुवर्ड्स द माउथ इज नोन एज रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not the viral infection। इनमें से कौन सा डिजीज वायरस द्वारा नहीं होता? हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, एचआईवी, चिकन पॉक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एचआईवी डिजीज।
HIV का फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये डिजीज कंडीशन बैक्टीरिया से होती है और इस डिजीज के होने पर पेशेंट के ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है या फिर शरीर के किसी और हिस्से में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल के अंदर टोटल 6 स्टेजेस आती हैं। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। डिजीज साइकिल को आप यहाँ पर शो किए गए ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजीज साइकिल के अंदर सबसे पहली स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड की, फिर होता है प्रोड्रोमल फेज, फिर आता है फेस्टिजियम स्टेज, फिर आता है डिफरवेसेंस, फिर है कन्वल्सेंस और फाइनली डिफेक्शन। वन बाय वन सभी स्टेप्स की बात करते हैं, सभी स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। किसी भी पर्सन में डिजीज कॉजिंग एजेंट की शरीर में एंट्री से लेकर उस डिजीज के पहले साइन एंड सिम्टम्स आने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेज है जिसे हमने 1 नंबर से डिनोट किया है, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आएगी सेकंड स्टेज जिसे हम प्रोड्रोमल स्टेज के नाम से जानते हैं। और इस डिजीज के शुरू होते ही पर्सन के अंदर साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। और इसके अंदर जो कॉज है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है शरीर के अंदर तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है और इसके कारण पेशेंट में सिम्टम्स भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर हमने देकर जिस चीज को शो किया है इस ग्राफ के अंदर, दिस इज कॉल्ड द प्रोड्रोमल स्टेज। नेक्स्ट आएगा थर्ड स्टेज, इसे हम फेस्टिजियम स्टेज के नाम से जानते हैं। फास्टिजियम स्टेज के अंदर जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं डिजीज के वो दिखने लग जाते हैं। पेशेंट के अंदर डिजीज के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स की अपीयरेंस फास्टिजियम स्टेज में देखने को मिलती है और इस स्टेज के अंदर ही हम पेशेंट में ये डिजीज है साइन एंड सिम्टम के हिसाब से कंफर्म कर सकते हैं। फास्टिजियम स्टेज हाईली कंटेजियस होती है यानी पेशेंट में इस स्टेज में होने पर यह डिजीज बहुत तेजी से ट्रांसमिट होती है। और फास्टिजियम स्टेज इस डिजीज का पीक माना जाता है। किसी भी डिजीज में पीक स्टेज अगर आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी होती है तो आप बता सकते हैं फास्टिजियम स्टेज। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट की गई है जो सबसे ऊपर है पीक पर है, ये फेस्टिजियम स्टेज को शो कर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेज की जिसे आप डिफरवेसेंस के नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट, स्लो रिकवरी, पेशेंट फील कंफर्टेबल। इस स्टेज के अंदर पेशेंट में ट्रीटमेंट शुरू हो चुका होता है और धीरे धीरे पेशेंट में डिजीज जो है कमजोर होने लगता है, पेशेंट की हेल्थ पहले से बेहतर होने लगती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ स्टेज को हमने कुछ डाउन ग्राफ में शो किया है यानी कि ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है जिसकी वजह से डिजीज अब धीरे धीरे पेशेंट में ठीक हो रहा है, डिजीज में कमी देखने को मिल रही है। ये चीज डिफरवेसेंस के नाम से जानी जाती है। डिफरवेसेंस के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है कन्वल्सेंस। इसके अंदर पर्सन में तेजी से रिकवरी होने लगती है और साइन एंड सिम्टम्स भी डिसअपियर हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर स्टेज जो है इसे कन्वल्सेंस नाम दिया गया है। यहाँ पर ग्राफ में देखिएगा तेजी से यहाँ पर ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है यानी पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं और पेशेंट में अब रिकवरी देखने को मिल रही है। आखिरी स्टेज आती है डिफेक्शन। इसे डिक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये डिजीज साइकिल की सबसे आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है और इस स्टेज में आने पर पेशेंट में बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं बचता, पेशेंट में पूरी रिकवरी हो चुकी है। तो सिक्स्थ स्टेज क्या है? डिफेक्शन। यहाँ पर बिल्कुल भी पेशेंट में डिजीज मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की। कोविशील्ड लाइव वैक्सीन है जिसे चिंपैंजी एडिनो वायरस के द्वारा तैयार किया गया है।
सीरम इंस्टीट्यूट पुणे इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस वैक्सीन की डोज 0.5 ml है, जिसे इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है, अपर आर्म में लगाया जाता है। इस वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में 84 से 112 डेज का गैप होना चाहिए। इस वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। Next question is, India launched its first family planning program in which year? 1952, 1953, 1954, 1955. The right answer is option 1, 1952. भारत ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, medical treatment of coronary artery disease includes which of the following procedures? किसी क्लाइंट को यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए तो इसके मेडिकल मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। Important question for upcoming NORCET exam. Yes, the right answer is option B, oral medication administration. यहाँ पर गौर करिएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा था और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ओरल रूट से मेडिकेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन देना इंक्लूड किया जाता है। Oral medication administration is a medical management for coronary artery diseases. आइए शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि coronary artery disease कंडीशन होती क्या है। ये आपका हार्ट है और इस हार्ट को coronary arteries ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। अगर किसी वजह से इस coronary artery के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई क्लॉट बन जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए, जिसके कारण जो ब्लड है यहाँ से अब आगे नहीं जा पा रहा है, ब्लड यहीं पर रुका हुआ रह गया और हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो इस कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या इसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, और परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ये सभी एमआई कंडीशन के सर्जिकल मैनेजमेंट हैं। ये जो तीनों ही चीजें प्रोसीजर दी गई हैं, ये सभी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन यानी हार्ट अटैक होने पर इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, यानी कि ये तीनों सर्जरियां एमआई पेशेंट में की जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन होता क्या है। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जैसी कंडीशन हो रही है, तो डॉक्टर ब्लड वेसल से एक पतला सा ट्यूब लाइक फ्लेक्सिबल कैथेटर ब्लड वेसल से इंसर्ट करके हार्ट तक पहुंचाएंगे, और इसका पर्पस होगा कि क्लाइंट के अंदर क्यों इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही हैं, क्लाइंट की किस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, इस सब चीजों के बारे में जानकारी जुटाना। इस कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसेस के द्वारा आप हार्ट से टिश्यू का सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी डिलीवर कर सकते हैं। ये सभी चीजें इस प्रोसेस द्वारा की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इस प्रोसेस के अंदर जिस ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ब्लड आगे हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे ओपन किया जाता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। याद रखिएगा, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी,
PTCA का उपयोग करके आप ब्लड वेसल में मौजूद क्लॉट को हटा सकते हैं, ब्लड वेसल को पैटेंट बना सकते हैं। और आखिरी के अंदर ऑप्शन सी में दिया गया है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये काफी इंटरेस्टिंग है सर्जरी। अब इस CAD मान लीजिए ये जो डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है, इसी डायग्राम को लेते हैं। अब पेशेंट में इस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड आगे नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट के शरीर के किसी और हिस्से से एक ब्लड वेसल लेकर उसे इस जगह से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कनेक्शन को बनाने से क्या होगा, जो ब्लड इस जगह से आगे नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, तो अब ये ब्लड क्या होगा, इस तरफ से घूमकर हार्ट तक पहुंच जाएगा और पेशेंट में सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे। इसी चीज को हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमने ब्लॉकेज के पैरेलल एक रास्ता बना दिया, एक बाईपास बना दिया, जिससे कि ब्लड अब इजीली जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए ये चीज याद रहेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई रूट है, यहाँ पर सिटी वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला इलाका है, सिटी वाला एरिया है और आप इस हाईवे से जा रहे हैं। आपको अगर अपना टाइम बचाना होगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से सीधे ना जाकर बाईपास पकड़ेंगे और इस सिटी को क्रॉस करते हुए सीधे आप अपने जहाँ आपको जाना है, वहाँ आगे की तरफ निकल जाएँगे। यानी बेसिकली हमने ये जो ट्रैफ़िक था, इसे बाईपास करके निकल गए, बाईपास रूट का इस्तेमाल करते हुए शहर के बाहर से आगे निकल गए। उसी तरह से यहाँ पर भी एक बाईपास चैनल बनाया गया है, जिससे ब्लड आसानी से हार्ट तक पहुँच पा रहा है। यही प्रोसेस CABG के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज। हमारे शरीर का सबसे लंबा मसल कौन सा माना जाता है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, sartorius, deltoid. Which one is the longest muscle of our body? Option C is correct here. sartorius मसल को हम longest मसल के रूप में जानते हैं। sartorius मसल is a longest मसल। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन जो है 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, या यूं कहें कि 3 प्रकार के वैक्सीन्स होते हैं। पहला है लाइव वैक्सीन, फिर आता है किल्ड वैक्सीन, फिर आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव टाइप के वैक्सीन्स की। लाइव वैक्सीन को याद रखने की ट्रिक है बॉय लव द क्राइम। B for BCG, O for oral polio vaccine, Y for yellow fever, and L for live. D for typhoid oral, C for chickenpox, R for rubella, I for influenza live, M for measles or mumps, E for epidemic typhus। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं किल्ड टाइप के वैक्सीन की, और इसे याद रखने के लिए आप ट्रिक का यूज करेंगे हिट डॉक्टर आइस, यानी डॉक्टर को आइस से मारो। हिट डॉक्टर आइस। H फॉर हेपेटाइटिस A एंड B, I फॉर IPV, T फॉर टाइफी M, D फॉर DPT, R फॉर रेबीज, I फॉर इन्फ्लुएंजा किल्ड और C फॉर कॉलेरा। लास्ट आता है टॉक्सोइड टाइप ऑफ वैक्सीन, प्रिपेयर्ड बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल द्वारा रिलीज किए गए टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करके पर्सन में लगाना, ताकि उसमें किसी डिजीज कंडीशन से बचाव हो सके। टॉक्सोइड इंजेक्शन या वैक्सीन कहलाते हैं। बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ने कुछ टॉक्सिन्स यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज किए। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को इतनी बार कल्चर किया जाता है कि इनकी जो
हार्मफुलनेस है वो घट जाए और सिर्फ हमारे पास इसकी वैल्यूबल चीज बचे, इस चीज को टॉक्सोइड वैक्सीन कहते हैं। और ये टिटनेस, डिप्थीरिया और बोtulinum नाम के डिजीजेस के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। टिटनेस, डिप्थीरिया, बोtulinum। और याद रखिएगा बोtulinum जो है मोस्ट लीथल टाइप का टॉक्सोइड वैक्सीन माना जाता है, यानी सबसे डेंजरस, इसके डेथ होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the best site for DPT immunization? DPT वैक्सीन के लिए सबसे सुटेबल साइट कौन सी मानी जाती है? वेस्टस लैटरलिस, डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल। The right answer is option 1, वेस्टस लैटरलिस। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। डीपीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। डीपीटी वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है और इस वैक्सीन के अंदर एडजुवेंट मौजूद होते हैं। एडजुवेंट वह सब्सटेंस है जो किसी भी वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी यानी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए मिक्स किए जाते हैं। एडजुवेंट के रूप में इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट को ऐड किया जाता है। यहाँ पर डीपीटी वैक्सीन बच्चे के थाइज में यानी वेस्टस लेटरलिस मसल्स में लगाया जाता है। इसका एक कारण है कि बच्चे की ये मसल्स जन्म के समय सबसे ज़्यादा मैच्योर होती है। इसके अलावा डीपीटी पर्टिकुलर के लिए ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो एडजुवेंट मौजूद है उसे अगर बटक एरिया के अंदर एडमिनिस्टर किया जाए तो इस एरिया में मौजूद एक्सेसिव फैट के कारण इसका जो एडजुवेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो कम हो सकती है। इस वजह से भी हम इसे बटक एरिया के अंदर नहीं एडमिनिस्टर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन। इनमें से किस कंडीशन में बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है? एएसटी, वीएसडी, पीडीए या टीओएफ? जब आप एक्सरे करवाएंगे तो इस एक्सरे के अंदर हार्ट की अपीयरेंस, पैरों में जो हाई नेक वाले शूज होते हैं जिन्हें बूट कहा जाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर अगर हार्ट की दिखाई दे तो ये किस कंडीशन के होने को बताती है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ये टीओएफ कंडीशन में देखने को मिलता है। इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के नाम से जानते हैं। टीओएफ का फुल फॉर्म है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर 4 हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी किसी बच्चे के अंदर यदि ये चारों हार्ट डिफेक्ट एक साथ मौजूद हैं तो ये कंडीशन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के नाम से जानी जाती है। ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसके बाद ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस, फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a newborn baby skin covered with white sticky material which is known as। किसी न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पर पाया जाने वाला सफेद चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? मंगोलियन स्पॉट, लेन्यूगो, मीलिया या फिर वर्निक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। यस, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड वर्निक्स। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। ये सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगोलियन स्पॉट क्या होता है। इट इज अ कंजेनाइटल बर्थ मार्क और ये लंबोसेक्रल एरिया में पाया जाता है। ब्लूइश ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है।
जो कि 1 से 2 साल की उम्र होने पर अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। फिर से समझिएगा, किसी न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के साथ ही उसके कमर वाले हिस्से में नीचे की तरफ यानी लंबोसेक्रल एरिया में अगर नीला, हरा या फिर काले रंग का एक निशान पाया जाए, तो आप इसे मंगोलियन स्पॉट कहेंगे और ये निशान 1 से 2 साल की उम्र होने पर अपने आप ठीक हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड है लेन्यूगो। फाइंड सॉफ्ट हेयर ऑन बेबीज स्किन when he or she is in womb, temperature regulation its function। जब बच्चा वुम्ब के अंदर होता है, यूट्रस में होता है, गर्भ में होता है, तो उसकी स्किन पर पतले पतले बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर बच्चे के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसे हम लेन्यूगो के नाम से जानते हैं। थर्ड टर्म थी मीलिया। मीलिया है स्मॉल वाइट बम्प्स और सिस्ट अपॉन स्किन। स्किन के ऊपर पाई जाने वाली छोटी छोटी सिस्ट जो होती हैं सफेद कलर की, उसे मीलिया कहा जाता है। लास्ट टर्म है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी था, वर्निक्स। इसे आप वर्निक्स कैसियोसा के नाम से भी जानते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन पर जन्म के समय चीज लाइक व्हाइट स्टिकी मटेरियल पाया जाता है, इसे वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। न्यूबॉर्न बेबी के स्किन पर सफेद चिपचिपा चीज जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, इसे ही वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एन अडल्ट इज। किसी अडल्ट पर्सन के लिए नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना माना जाता है? 70 से 100 mg पर dl, 100 से 125 mg पर dl, more than 126 mg per dl, less than 60 mg per dl। The right answer is option A, 70 to 100 mg per dl। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, एफबीएस कर रहे हैं, तो जो सैंपल आप लेंगे वो हमेशा पेशेंट के खाली पेट रहते हुए लिया जाएगा, यानी एम्प्टी स्टमक। यानी पेशेंट के कुछ भी खाने या पीने से पहले आपको सैंपल लेने हैं और फिर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। इस सैंपल को जब आप ग्लूकोमीटर से टेस्ट करेंगे, तो अगर उसमें शुगर लेवल 70 से 110 के बीच में आता है, तो आप इसे नॉर्मल मान के चलेंगे। और अगर क्लाइंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 110 से लेकर 125 के बीच में आता है, तो इसमें इसे आप प्री डायबिटीज क्लाइंट मान सकते हैं। प्री डायबिटीज यानी इस पर्सन के अंदर शुगर होने की संभावना है, डायबिटीज होने की संभावना है। और अगर क्लाइंट में एफबीएस 126 से ज़्यादा आता है, 126 mg पर डीएल से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के अंदर डायबिटीज है। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी क्लाइंट को डायबिटीज से सफरिंग डिक्लेयर करने से पहले आपको कंफर्मेशन टेस्ट करवाना चाहिए, और ये टेस्ट जो है ओजीटीटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा ही आप फाइनली ये मानेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। किसी भी डिजीज को अलग अलग समय पर रोकने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसे हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं: प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सबसे पहले बात करेंगे प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। इन दिस प्रिवेंट रिस्क फैक्टर टू अपीयर। प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पेशेंट में किसी भी प्रकार की डिजीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर
का पाया जाना नहीं देखा जाता, यानी पेशेंट में अभी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। अगर आप इस कंडीशन को लंग कैंसर से जोड़ के देखें तो पेशेंट में लंग कैंसर का बड़ा कारण स्मोकिंग को माना जाता है, और पेशेंट अभी ना तो खुद स्मोकिंग करता है, ना ही ऐसे लोगों के संपर्क में है जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो उसके लंग्स में स्मोक का जाना इम्पॉसिबल है। तो उसके अंदर इस लेवल पर एजुकेशन दी जाएगी कि आप ना तो स्मोकिंग करें और ना ही ऐसे लोगों के साथ रहें जो स्मोक करते हैं। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है प्रीमोर्डियल टाइप का कहलाएगा। तो याद रखिएगा, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, और इसके अंदर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो आप बताएंगे पेशेंट को हम पर्सन को हम एजुकेशन देते हैं कि आप ऐसे किसी भी चीज़ से दूर रहें जिससे आप में ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। अगर आप किसी एक पर्सन को एजुकेशन देते हैं तो वो इंडिविजुअल लेवल का एजुकेशन कहलाता है, और अगर खूब सारे लोगों को एक साथ देते हैं तो ये मास लेवल का एजुकेशन कहलाता है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन के बाद हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। इस लेवल में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट एंड ट्राइंग टू प्रिवेंट डिजीज। अब पर्सन उस स्टेज में आ गया है जब उसके अंदर रिस्क फैक्टर आ चुका है, यानी पेशेंट ने या तो स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है या ऐसे लोगों के साथ रहने लगा है जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो अब उसके अंदर लंग कैंसर डिजीज होने की संभावना रहती है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर आ चुका है। इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन की यदि बात की जाए तो दो प्रकार से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हेल्थ एजुकेशन और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर दो इंटरवेंशंस की जा सकती हैं, एक तो हेल्थ एजुकेशन देकर और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देकर। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को समझाएंगे कि आप अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और हाइजीन साफ सफाई का ख्याल रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि स्मोकिंग करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर इम्यूनाइजेशन, यानी एग्जाम में ये चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है, इम्यूनाइज किया जाता है, ये सभी हमेशा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंतर्गत प्राइमरी इंटरवेंशन में इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा कीमो प्रोफाइलैक्सिस है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल है, ये सभी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड किए जाते हैं। अब बात करेंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पेशेंट में रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, पेशेंट को डिजीज हो चुका है, और अब हमारी जो प्रायोरिटी रहती है, हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो डिजीज हो चुका है ये डिजीज आगे ना फैले और इसे जल्दी से जल्दी पेशेंट से हटा दिया जाए, यानी पेशेंट को ठीक कर दिया जाए और इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए। इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूडेड है। आपसे एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो आप बताएंगे सेकेंडरी लेवल में अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया जाता है। आखिरी जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है उसे हम टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर पेशेंट में जो डिजीज है वो धीरे धीरे अब ठीक होने लगा है, और इसकी अगर मोड ऑफ एक्शन या इंटरवेंशन की बात की जाए तो इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन पर जोर दिया जाता है। पेशेंट में डिजीज के कारण किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं हो, और जल्दी से जल्दी उसे पहले जैसा था, वो डिजीज होने से पहले वो जितना एक्टिवली काम कर पाता था उसे उस स्टेट में लाने की कोशिश की जाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो आप बता सकते हैं टर्सरी लेवल का। और याद रखिएगा सर्जरी आदि को हम इसी लेवल में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज expulsion of cervical mucus plug mixed with blood is called। अगर किसी वुमेन में सर्वाइकल म्यूकस प्लग ब्लड के साथ बाहर आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ब्लीडिंग पर वेजाइना, बैग ऑफ वाटर, शो, सर्वाइकल सिक्रीशन। मान लीजिए ये यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर ये बेबी है, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा अटैच्ड है।
प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स एरिया के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक प्लग मौजूद रहता है, एक रुकावट रहती है, एक गेट रहता है। जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, ये जो प्लग है यहाँ से बाहर आ जाता है और इसके साथ ब्लड भी मौजूद होता है, म्यूकस भी होता है, सभी चीजें होती हैं। जब बच्चे बच्चे के डिलीवरी के समय सर्विक्स एरिया में मौजूद ये प्लग बाहर आएगा, सर्वाइकल म्यूकस प्लग बाहर आएगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? अब आप इसे बताएं। यस, इट इज कॉल्ड शो। डिलीवरी के दौरान यूट्रस का जो मुंह है वो ओपन हो जाता है, सर्वाइकल डायलेशन होने लगता है और इस समय यहाँ पर मौजूद सर्वाइकल प्लग भी बाहर की तरफ निकल आता है, जिसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ जाता है, म्यूकस भी बाहर आता है, तो ये कंडीशन शो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एग्जांपल्स ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन आर। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज DMPA एंड NETEN, सेकंड सहेली एंड सेंट्रोक्रोमेन, ऑप्शन 3 माला डी एंड माला एन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन वो तरीका होता है जो कि प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एग्जाम्पल है DMPA एंड NETEN। इनकी फुल फॉर्म भी प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। DMPA स्टैंड्स फॉर डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। NETEN की फुल फॉर्म यदि पूछी जाए तो आप बताएंगे नॉर्दिस्टेरॉन एनेंथेट। नॉर्दिस्टेरॉन एनेंथेट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। इनमें से फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? इनमें से फादर ऑफ सर्जरी किन्हें कहा जाता है? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुता, हिपोक्रेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुश्रुता। फादर ऑफ सर्जरी के रूप में सुश्रुता को जाना जाता है। और याद रखिएगा, चरक को हिंदू मान्यताओं के अनुसार फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता था, या आयुर्वेदा आप कह सकते हैं। धन्वंतरी लॉर्ड विष्णु के अवतार थे जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता था। और हिपोक्रेट्स जो हैं इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, या आप इन्हें फादर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिसियोटोमी इज डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस इन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एपिसियोटोमी का टाइप आपको बताना है। मीडियली, लैटरली, मीडियोलैटरल, जे शेप्ड। लेबर प्रोसेस के दौरान जब ग्राउंडिंग हो जाती है तो उस समय वल्वल आउटलेट को बड़ा करने के लिए, ताकि इजीली वेजाइनल डिलीवरी करवाई जा सके, हम पेरिनियम एरिया में इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं। इसी प्रोसेस को एपिसियोटोमी के नाम से जाना जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा किया जाने वाला एपिसियोटोमी प्रोसीजर है
मीडियोलैटरल टाइप की एपिसियोटोमी। जैसे कि मान लीजिए ये किसी वुमेन का पेरिनियम एरिया है, यहाँ पर ये वेजाइना है और ये वुमेन की एनल ओपनिंग है और यहाँ बीच में पॉर्किटी मसल्स वाला एरिया है। जब इस वुमेन में बेबी का हेड वल्वल आउटलेट पर फिट हो चुका होता है यानी क्राउनिंग हो चुकी होती है, तो इसे इजीली यहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेजाइनल का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से कट लगाने की शुरुआत की जाती है और सेंटर ऑफ फॉर्किटी मसल से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी तक कट लगाया जाता है। यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर मीडियल और लेटरल साइड में कट लगाकर बेबी की डिलीवरी करवाई जाती है और ये जो है एपिसियोटोमी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टाइप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में। सबसे पहले क्वारंटाइन, सेपरेट हेल्दी पर्सन हु इज एक्सपोज्ड। मान लीजिए कोविड के एग्जाम्पल से बात करेंगे क्योंकि क्वारंटाइन और आइसोलेशन वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ हमने इसी पेंडेमिक के दौरान किया था। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, वो किसी ऐसे पर्सन के संपर्क में आ गया जिसे कोविड था, तो उसे हम एक्सपोज्ड पर्सन के रूप में जानेंगे और इस एक्सपोज्ड पर्सन को हम क्वारंटाइन करेंगे, 14 दिन के लिए आइसोलेट कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसमें ये डिजीज़ है या नहीं। तो याद रखिएगा, जो क्वारंटाइन प्रोसेस होता है वो किसी भी डिसीज में जितना मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है उतने समय के लिए किया जाता है। पर्सन में ये डाउट हुआ कि शायद उसे भी ये डिजीज हो सकती है, तो जितना उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड है उतने दिनों के लिए हम उसे अलग कर देंगे। इंक्यूबेशन का मतलब आप जानते ही हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आने से लेकर पहले साइन एंड सिम्टम्स के आने तक का जो समय होता है, उस समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं और इस पूरे समय के लिए पर्सन को अलग करना क्वारंटाइन के रूप में जाना जाता है। क्वारंटाइन को हम प्राइमरी प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं क्योंकि पर्सन के अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन अभी उसे डिजीज हुआ नहीं है। कोविड के लिए 14 डेज का क्वारंटाइन हमने निश्चित किया था और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट क्वारंटाइन पर्पस कब और किस डिजीज के अगेंस्ट यूज किया गया था, तो आप बताएंगे प्लेग के अगेंस्ट। एक जहाज में प्लेग बीमारी फैल गई थी, उसे बंदरगाह पर 1 महीने के लिए रोका गया था। उस समय क्वारंटाइन वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। तो याद रखिएगा, प्लेग इज द डिजीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन में पेशेंट को सेपरेट किया जाता है, यानी हमें जिस पर्सन में ये कंफर्म पता चल चुका है कि इसे ये बीमारी है, तो उसे अलग करना आइसोलेशन कहलाता है। क्वारंटाइन के अंदर हेल्दी पर्सन में ये डिजीज हो सकती है, एक अंदाजे के हिसाब से हमने सेपरेट किया था, जबकि आइसोलेशन में कंफर्म केस है, पेशेंट है, उसे हम सेपरेट कर रहे हैं। और आइसोलेशन कितने दिनों का होता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज, जितने दिनों तक इस व्यक्ति द्वारा ये डिजीज दूसरों में फैलाया जा सकता है उतने दिनों के लिए हम इसे आइसोलेट करके रखेंगे। और याद रखिएगा, ये सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है क्योंकि इस पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माला एन के पैकेट में कुल कितनी पिल्स होती हैं, कुल कितनी टैबलेट्स होती हैं? ऑप्शन वन, पैकेट में कुल 28 पिल्स होती हैं जिनमें से 21 सफेद पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 ब्राउन पिल आयरन की। ऑप्शन टू, 29 टोटल पिल्स जिसमें 22 वाइट पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 ब्राउन पिल्स आयरन की। ऑप्शन सी, 29 टोटल पिल्स जिसमें से 21 वाइट पिल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और 8 ब्राउन पिल्स आयरन की। ऑप्शन डी, 30 टोटल पिल्स जिसमें 22 वाइट पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और 8 ब्राउन पिल्स आयरन की। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। माला एंड टैबलेट्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं
और इसके हर पैकेट के अंदर टोटल 28 पिल आती हैं। हर पैकेट के अंदर टोटल 28 गोलियां होती हैं, जिसमें से 21 वाइट कलर की जो पिल होती हैं वो तो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए होती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए होती हैं, और रिमेनिंग जो 7 टैबलेट्स होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, वो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए होती हैं। किसी भी वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड की ड्यूरेशन 28 दिनों की होती है, और इसी हिसाब से यहाँ टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिनमें 21 तो वाइट कलर की हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, और 7 है ब्राउन कलर की जो कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर कौन सा साल्ट मौजूद होता है। माला एन के बारे में याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और सब सेंटर, पीएससी, सीएससी पर आप इन्हें फ्री में ले सकते हैं। माला एंड टैबलेट्स के अंदर इथाइलिन एस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम या फिर 0.03 mg मौजूद होता है, और नॉर्जेस्ट्रल या लेवोनॉर्जेस्ट्रल 0.03 mg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के दूसरे रूप माला डी की। ये मेडिकल शॉप पर अवेलेबल होता है और आपको इसे पैसे देकर परचेज करना होता है, ये फ्री नहीं होता। इसके अंदर लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 0.15 mg होता है और इथाइलिन एस्ट्राडियोल 0.03 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट यूज्ड फॉर स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म्स में मूवमेंट मौजूद है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? रूबिन टेस्ट, एलन टेस्ट, सिम्स हुनर टेस्ट, फैलन टेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिम्स हुनर टेस्ट। सिम्स हुनर टेस्ट को हम पोस्ट कोइटल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट के द्वारा सेक्सुअल एक्ट के बाद स्पर्म की मोटिलिटी है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट किया जाता है। बेसिकली ये इनफर्टिलिटी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूबिन टेस्ट की बात की जाए तो ये फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को पता करने के लिए किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का ब्लॉकेज तो नहीं, इस चीज के असेसमेंट हेतु किया जाता है। एलन टेस्ट किसी भी पर्सन में एबीजी सैंपल लेने से पहले वहाँ की जो आर्टरीज हैं उनकी पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। फैलन टेस्ट का इस्तेमाल कार्पल टनल सिंड्रोम कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। Next question is, the physician has ordered that the client's medication be administered intrathecally. The nurse is aware that medication will be administered by which method? अगर आपको डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन लिखे कि किसी मेडिसिन को क्लाइंट के इंट्राथिकल रूट से एडमिनिस्टर करना है, तो आप इस मेडिसिन को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? इंट्रावीनसली, रेक्टली, इंट्रामस्कुलरली या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर आपको कोई भी ड्रग इंट्राथिकल रूट से एडमिनिस्टर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसे स्पाइनल कैनाल के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे, या यूं कहें कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। सब एरेक्नॉइड स्पेस का मतलब होता है हमारे ब्रेन की एरेक्नॉइड मैटर और पाइया मैटर लेयर के बीच के स्पेस को हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, और इस जगह पर सीएसएफ पाया जाता है। तो अगर आपने किसी मेडिसिन को इंट्राथिकल रूट से एडमिनिस्टर किया, तो वो सीधे सीएसएफ के साथ मिल जाएगी। एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इस रूट से दिया जाता है, कीमोथेरेपी इस रूट से दी जा सकती है, और पेन को मैनेज करने वाली कुछ ड्रग्स हैं जो कि इस रूट से यानी इंट्राथिकल रूट से दी जा सकती है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल वैक्सीन that in PSC level is stored in प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितने भी वैक्सीन्स हैं उसे किस में स्टोर किया जाता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, डीप फ्रीजर्स के अंदर, वॉक इन कोल्ड रूम्स के अंदर, या फिर कोल्ड बॉक्सेस के अंदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सभी वैक्सीन्स आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं और इन वैक्सीन्स को इसके अंदर 1 महीने तक स्टोर रखा जा सकता है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 8 डिग्री के बीच होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जितने भी वैक्सीन्स हैं उन्हें 1 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है और इसका स्टोरेज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर किया जाता है जिसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PQLI इंडेक्स के बारे में। PQLI का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इस इंडिकेटर के द्वारा हम किसी भी देश के व्यक्तियों का लिविंग स्टैंडर्ड पता कर सकते हैं। किसी भी देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस लेवल का है इसकी अगर हमें जानकारी करनी हो तो उस देश का PQLI इंडेक्स देखा जाता है। PQLI इंडेक्स जो है उसके अंदर 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि PQLI के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि PQLI स्कोर किन बिहाव पर निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, जब किसी भी न्यूबॉर्न बेबी की उम्र 1 साल की हो जाती है तो उसका जीवन जीने की आगे संभावना कितने परसेंट है, इस चीज को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। और याद रखिएगा HDI से कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ माना जाता था, यहाँ पर एट 1 माना जाता है। इसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी उस देश में कितनी है और लिटरेसी रेट कितनी है, इस बिहाव पर हम PQLI को निर्धारित करते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए सुलेवियन इंडेक्स को डिले में ऐड कर दिया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए सुलीवियन इंडेक्स को डिले में अगर ऐड कर दिया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी। सुलीवियन इंडेक्स का मतलब है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने बिना किसी बीमारी के अपने जीवन का कितना समय बिताया, इसे सुलीवियन इंडेक्स कहते हैं। और इसके अंदर यदि डिले को ऐड कर दिया जाए यानी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को ऐड कर दिया जाए, यानी पेशेंट ने बीमारी के साथ अपने जीवन के कितने समय को बिताया है, तो पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, सुलीवियन इंडेक्स का मतलब है पेशेंट ने बिना बीमारी के जीवन के कितने साल बिताए और डिले का मतलब है पेशेंट ने बीमारी के साथ लाइफ के कितने समय बिताया। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें पता चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Rubella is not bacterial disease. Filariasis is a parasitic disease. Malaria is transmitted by Aedes aegypti mosquito. Typhoid is spread through contaminated food and water. रूबेला डिजीज को आप जर्मन मीजल के नाम से जानते हैं और ये एक वायरल डिजीज है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फाइलेरियासिस इज अ पैरासाइटिक डिजीज कंडीशन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल
सही है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। याद रखिएगा, मलेरिया डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा होता है, यानी मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है। टाइफॉइड डिजीज जो है ये फूड और वाटर से फैलती है। इट इज अ कंटेमिनेटेड डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client whose condition remains stable after a myocardial infarction gradually increases his activity. Which of the following condition should the nurse assess to determine whether the activity is appropriate for the client? आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है जिसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था, यानी हार्ट अटैक आया था। अब ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है, इसकी कंडीशन स्टेबल है। और इस स्थिति में आप इस पेशेंट को धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाने के लिए कहते हैं, यानी कि आप उसे चलने फिरने, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के लिए या डेली के जो काम होते हैं उन्हें उठकर बेड से करने के लिए कहते हैं। जब पेशेंट इन कामों को कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप क्लाइंट को रोकेंगे और अपनी एक्टिविटी का लेवल कम करने के लिए कहेंगे? एडिमा, साइनोसिस, डिस्पनिया या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, डिस्पनिया। हार्ट अटैक वाले पेशेंट जब भी किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उनके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और ज़्यादा पंपिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हार्ट अटैक उस कंडीशन में आता है जब हार्ट की इन मायोकार्डियल सेल्स तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती है। तो ऐसी स्टेट में हम पर्सन को अपनी एक्टिविटी कम रखने के लिए सजेस्ट करते हैं। अब पेशेंट ठीक है, हार्ट तक ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर हो रही है, तो हम पेशेंट को धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहते हैं। और पेशेंट की जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ती है। जब पेशेंट की एक्टिविटी का लेवल उतना हो जाए कि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो हम तुरंत उसे रोकेंगे, कहेंगे कि आप अब एक्टिविटी को रोक दीजिए या इतनी तेजी से एक्टिविटी मत करिए, क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम, आपके हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ कम हो रही है, आपको रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो रही है, आप इससे धीमे अपने काम को करिए। तो सिंपली कहें तो क्लाइंट के अंदर अगर डिस्पनिया जैसी कंडीशन होती है तो तुरंत हम उसे एक्टिविटी का लेवल कम करने के लिए कहेंगे। एडिमा का प्रेजेंट होना सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ये मायोकार्डियल कंडीशन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा साइनोसिस भी यहाँ डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ coronary artery disease is। इनमें से coronary artery disease का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, वैसोस्पाज्म ऑफ coronary artery। coronary artery डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे बड़ा कारण। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एथेरोस्क्लेरोसिस। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, और अगर किसी वजह से इन कोरोनरी आर्टरी के अंदर साइड पर फैट, कोलेस्ट्रॉल आदि सब्सटेंस आकर चिपक जाएं, जिससे कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए,
तो ये कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये जो डिपोजिशन हुआ है आप इसे प्लेग नाम से जानते हैं। अगर किसी वजह से ये प्लेग यहाँ से रप्चर हो जाए तो इसे आप ब्लड क्लॉट कहेंगे, और फिर ये अगर लंग्स में जाकर अटक जाए तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन कहेंगे, जो कि काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू। भारत में नियोनेट्स की डेथ का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, आरडीएस या एचआईई? नियोनेट शब्द का मतलब होता है ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र 0 से 28 दिन की हो, यानी जन्म लेने से लेकर 28 दिन की एज तक का जो बच्चा होता है आप उसे नियोनेट के नाम से जानते हैं। और इस एज के अंदर बच्चों की जो डेथ होने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्री मैच्योरिटी। अगर बच्चे का जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले हो जाए तो इसे आप प्री टर्म बेबी के रूप में जानते हैं। और इस एज में जिन बच्चों का जन्म होता है उनके बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, और जैसे ही वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते। यही कंडीशन प्री मैच्योरिटी है और इसके कारण ही सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ होती है। Next question is Bell's palsy is due to the injury of which cranial nerve? इनमें से किस क्रेनियल नर्व की इंजरी होने पर बेल्स पैल्सी जैसी कंडीशन हो सकती है? ऑप्शंस आर ट्राइजेमिनल, फेशियल, ट्रॉक्लियर, हाइपोग्लॉसल। The right answer is option 2, facial nerve। हमारी जो फेशियल नर्व है ये 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है। फेशियल नर्व इज द 7th नंबर्स क्रेनियल नर्व, और इसे हम इसमें किसी प्रकार की इंजरी होने को हम बेल्स पैल्सी के रूप में जानते हैं, और कई बार इसे हम फेशियल पैल्सी के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर जो पैल्सी शब्द आप देख रहे हैं, इस पैल्सी शब्द का सिंपल मीनिंग आप याद रख सकते हैं, पैरालाइसिस कंडीशन। यानी 7th क्रेनियल नर्व में डैमेज होने के कारण इसके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले फेस के हिस्से में यदि पैरालाइसिस हो जाए तो ये कंडीशन फेशियल पैरालाइसिस या बेल्स पैल्सी के रूप में जानी जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।